एक ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है बच्चे, दूसरा एनर्जी कंसिडरेशन। फोकस करना, क्लियर, मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश करेंगे ताकि कल हम ना कम से कम 40 मिनट तक आपसे बात कर पाए क्वेश्चंस पे। बुकलेट के क्वेश्चन कर रहे हो जो आपको स्टडी मटेरियल आया है। चलो, हेड टू हेड कोएक्सियल है बच्चे, साइड टू साइड कोलेटरल है, एसएस ओवरलैपिंग तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एसपी जहां भी एस इन्वॉल्व है, क्योंकि साइड नहीं है ना उसमें, कल मैंने आपको बताया था एस के अंदर कोई साइड ही नहीं है। जब एस के अंदर कोई साइड है ही नहीं, जब एस के अंदर कोई साइड है ही नहीं, इट ऑलवेज फॉर्म सिग्मा 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 बॉन्ड। ठीक है जी। तो पहला मॉलिक्यूल मैंने वीबीटी के बेसिस पे आपको हाइड्रोजन समझाया। मैंने कहा जी एक 3 वर्ड्स की लाइन याद रख लो, बस 3 वर्ड्स की लाइन। क्या? शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जिसके दिमाग में शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो वीबीटी का किंग है, बस बात खत्म। जिसके दिमाग में शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो वीबीटी का किंग है, इतनी सी बात समझनी है। ओके, तो आपने हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवा दी एसएस की, तो कौन बन गया? हाइड्रोजन। ये आपके सामने पड़ा हुआ है। यहां एस जब भी इन्वॉल्व होएगा, मैंने कल भी बताया, आज मैं 2 बार बता चुका हूं, जब भी एस इन्वॉल्व होएगा दैट ऑलवेज फॉर्म सिग्मा 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 बॉन्ड। कोई शक? कुछ एक दो बच्चे नए भी लग रहे हैं आज ना। नए वाले सो रखे हैं क्या? चलो, अब सोने वालों को तो मैं कैसे जगाऊं, मेरे सामने हो तो मैं जगा दूं। हाँ जी, अगला है एसपी ओवरलैपिंग। ध्यान से सुनना बच्चे, एक एस इन्वॉल्व होएगा, दूसरा पी इन्वॉल्व होएगा। व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ वीबीटी? शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई हाइड्रोजन के पास एक है, फ्लोरीन के पास भी एक है, क्लोरीन के पास भी एक है, ब्रोमीन के पास भी एक है, आयोडीन के पास भी एक है। तो एक एस एक पी, लेकिन ये तो पंगा हो गया। ये तो हेड और साइड वाइज आ गए, नो ओवरलैपिंग। हेड और साइड वाइज आ गए, नो ओवरलैपिंग। क्या तुम एग्जैक्टली बात तो समझ पाते हो जो मैं बोल रहा हूं? क्लियर? अब तीसरा स्टाइल आपके पास, यूं समझो ना बच्चे कि मान लो ये आपका साइड है और ये हेड है, ये ओवरलैपिंग के चांस तो है नहीं ना। फिर एक ऐसे है, ये भी साइड और हेड है, लेकिन जब हेड टू हेड आएगा इट हैज अ मैक्सिमम चांस ऑफ द ओवरलैपिंग। तो पहला चांस मैंने लिया नो, दूसरा चांस मैंने लिया नो, तीसरा चांस मैं हेड टू हेड का चांस ले रहा हूं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे। अब बच्चा कहता है सर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन? जो बॉन्ड बना दे। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन? जो बॉन्ड बना दे। और जब भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आएगा दैट ऑलवेज हेड, दैट ऑलवेज फॉर्म सिग्मा। तो ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। आप किसी एक्स को भी, आप किसी वाई को भी, आप किसी जेड को भी, किसी को भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोल सकते हो। पी एक्स पी वाई पी जेड, आप किसी को भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोल सकते हो। हाँ, इतना ध्यान रखो, जब पी एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हुआ तो इसने सिग्मा बनाया और बाकी वाई जेड ने क्या बनाया बच्चे? पाई बॉन्ड। और अगर पी वाई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हुआ तो उसने क्या बनाया? सिग्मा। और पी वाई पी जेड ने क्या बनाया? पाई बॉन्ड। सॉरी, पी एक्स पी जेड ने, पी एक्स पी जेड ने सिग्मा। और सिमिलरली अगर कहीं भी पी जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हुआ तो पी एक्स और पी वाई ने क्या बनाया? पाई बॉन्ड। ये पाई लिखना था। क्या इस पेज को वापस आपके दिमाग में डालूं मैं? SS overlapping, when both s orbital are involved in overlapping always form sigma. SP overlapping, when one s one p overlap to each other. 4 examples are here: HF, HCl, HBr, HI. In case of HF, 1s 2p. In case of HCl, 1s 3p. In case of HBr, 1s 4p. In case of HI, 1s 5p overlapping takes place. कोई भी ऑब्जेक्शन हो, फुल फ्रीडम है आपको बात करने की, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मुंह आप ही को खोलना पड़ेगा। मैं तो कह सकता हूं आपसे कि बच्चे बात कर लो, क्लियर। तो अगर मैं 1s, और इसमें हमेशा याद रखना फ्रेंडशिप बराबर वालों में अच्छी होगी, दो छोटे छोटे साइज होंगे, फ्रेंडशिप बहुत बढ़िया होने वाली है। तो HF का बॉन्ड
HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, HCl की थोड़ी कमजोर है, HBr की और कमजोर है। इसी चीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे हम लोग, इसी चीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो HF का बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट, HCl का थोड़ा इजी, HBr का और इजी। सोचो ना बच्चे, ऐसे ओवरलैपिंग। एक बेचारा बच्चा सा है, दूसरा इतना बड़ा आई है, तो सोचो इस बॉन्ड को तोड़ना सुपर इजी है। तो इस पेज पे जितनी भी बातें लिखी थी मोस्ट पॉसिबल हो सकती थी, सारी आपके दिमाग में डालने की मैंने कोशिश की है। अगर आप कहो तो मैं आगे बढ़ूं। लो जी, अब मेरे पास हेड टू हेड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सिग्मा पीपी का, पीपी की दो टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती है बच्चे, पीपी की दो टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती है, ऐसे ऐसे करके, और एक इस तरीके से हेड टू हेड को एक्सियल, दूसरी साइड टू साइड कोलेटरल। तो पहला मॉलिक्यूल मैंने F2Cl2 Br2I2 सीखा। मुझे पता है फ्लोरीन फ्लोरीन में एक एक अनपेयर्ड है, फिर मेरा एक सिंपल सा ट्रिक है, वो ट्रिक आपके पास भी है। वीबीटी का 3 वर्ड्स में जवाब दो, वीबीटी का 3 वर्ड्स में जवाब दो, तो आपका जवाब पता है क्या होएगा? वीबीटी का 3 वर्ड्स में जवाब आपका होएगा शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड। शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड, इन दोनों के पास शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड है, लेकिन फिर वही पंगा हो गया कि अगर दो इस तरीके से पास आए तो सीधे ही पाई बॉन्ड बना, और पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? वीक। बच्चे ओवरलैपिंग एक तो एक ही जगह इकट्ठी हो गई दो न्यूक्लियस के बीच में, एक ओवरलैपिंग दो जगह पर है, दो जगह पर है न्यूक्लियस के ऊपर नीचे। तो पहली बार में कभी भी वीक बॉन्ड नहीं बनता है, पहली बार में कभी भी वीक बॉन्ड नहीं बनता है। सो फ्लोरीन इस टाइप से ओवरलैपिंग पहली बार में नहीं करेगा, क्लोरीन भी नहीं करेगा, ब्रोमीन। तो पहला बॉन्ड जो बनेगा दैट ऑलवेज सिग्मा, क्लियर ना, दैट ऑलवेज सिग्मा। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होकर सिग्मा बॉन्ड बन रखे हैं। अच्छा, कोई मुझे आइडिया देगा फ्लोरीन में 2p2p, क्लोरीन में क्या ओवरलैपिंग होगी? 2p2p, 3p3p, 4p4p, 5p5p। क्लोरीन में 3p3p, और ब्रोमीन में और आयोडीन में, क्लियर ना। ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्बिटल्स सबसे अच्छा स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड किसको होना चाहिए? बॉन्ड लेंथ किसकी कम होनी चाहिए? होनी चाहिए बोल रहा हूं, है नहीं वो नहीं कह रहा, होनी चाहिए ना। लेकिन उसके लोन पेयर ने पंगा डाल दिया, कल भी बताया था आपको, क्लियर, वो आगे भी बताऊंगा। चलो जी, अब मेरे पास है साइडवाइज ओवरलैपिंग। दो मोलिक्यूल है, पहला O2 दूसरा N2। फिर वही कहानी जिसको आप कम से कम 20 बार सुन चुके हो, शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड। दोनों ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड है, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड है आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल इसको बोलते हो, आउटर मोस्ट शेल इसको बोलते हो, आउटर मोस्ट शेल इसको बोलते हो। शेल मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हेड टू हेड पहला बॉन्ड बन गया और साइड वाइज दूसरा बॉन्ड बन गया। इसमें हेड टू हेड पहला बॉन्ड, साइड वाइज दो बॉन्ड बन गए, साइड वाइज। अब आपकी चॉइस है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आप कौन सा लेकर चलते हो। अब आपकी चॉइस है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आप कौन सा लेके चलते हो। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है सिग्मा बाकी पाई पाई, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई बाकी पाई पाई, इंटर न्यूक्लियस एक्सिस जेड तो जेड सिग्मा बनाएगा बाकी पाई पाई। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, पाई की कम है। सिग्मा के अराउंड फ्री रोटेशंस पॉसिबल है, चैप्टर का नाम आइसोमेरिज्म। और पाई के अराउंड फ्री रोटेशंस पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस बात को सीखना चाहते हो तो चेक करो, ये सिंगल बॉन्ड, पेन दिख रहा है बच्चे? जैसे साइकिल में पेडल घूमता रहता है ना, सिंगल एक्सिस पे फ्री रोटेशन। लेकिन अगर मैं दो पेन ले लूं तो एक एक्सिस पे दूसरा एक्सिस आने से इसके रोटेशन फ्रीली क्या हो गए? बंद हो गए। तो सिंगल बॉन्ड पे क्या होंगे? रोटेशनल आइसोमर्स। 11वीं क्लास का ही आइसोमरिज्म का रोटेशनल आइसोमरिज्म चैप्टर है एक, या फ्री रोटेशन पॉसिबल है, जबकि डबल बॉन्ड पे फ्री रोटेशंस बंद हो गए। वहां पता है क्या बनेगा? आप स्मार्ट हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जिसको फ्रोजन रोटेशन भी बोलते हैं। तो सिंगल बॉन्ड पे क्या हो रहे हैं? फ्री रोटेशन।
पाई बॉन्ड पे क्या हो रहे हैं, फ्री रोटेशन बंद हो गए, क्लियर ना। तो सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन, डबल बॉन्ड फ्रोजन रोटेशन। तो इस बोर्ड पे और पिछले बोर्ड पे किसी को भी कोई मेरे से बात करनी हो, मोस्ट वेलकम। इसमें कंक्लूसिव बताऊं क्या क्या सीखा है। एसएस ओवरलैपिंग सीखी है, एसपी ओवरलैपिंग सीखी है, पीपी के 2 टाइप सीखे हैं, और पहला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन सीखा है। अगला HF HCl HBr HI 5 मॉलिक्यूल ये हो गए। अगला पीपी सीखा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 9 मॉलिक्यूल ये हो गए। और पाई पाई साइड वाइज में O2 N2 सीखा है, 11 मॉलिक्यूल टोटल हो गए। अगर किसी भी बच्चे को इन 2 पेज पे कोई कंफ्यूजन आ रहा हो, मेरे से बात करने की टोटल फ्रीडम है उसको। और कंक्लूसिव आइडिया क्या, एसएस सिग्मा, एसपी सिग्मा, पीपी पीपी, हेड टू हेड सिग्मा, साइड वाइज पाई, विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रोंगर, सिग्मा। पहला बॉन्ड सिग्मा फिर पाई बनता है। कंक्लूसिव आइडिया यही है इसके अंदर। अब आ रहे हैं जी एनर्जी कंसिडरेशन पे, ध्यान से सुनना इस बात को भी, कंफ्यूजन हो इमीडिएटली डिस्कशन करना। लो जी, एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन, 2 टाइप के फोर्सेस वर्किंग है, क्लियर है। एक अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा रिपल्शन फोर्स। 2 टाइप के फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे जब भी कोई बॉन्ड बनेगा। 2 टाइप के फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे जब भी बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्शन फोर्स। अट्रैक्शन किसके बीच होएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन। रिपल्शन किसके बीच होएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस। इस पे यस और नो। चलो जी, अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं जी। अब हुआ क्या, जब मैं 2 एटम्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेकर चल रहा हूं, मैंने ग्राफ बनाना शुरू किया। एक तरफ एनर्जी है, दूसरी तरफ डिस्टेंस है। एक तरफ एनर्जी है, दूसरी तरफ डिस्टेंस है। मान लो 2 एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मान लो आप और मैं। कल तक मैं आपको जानता नहीं था, आप मुझे जानते नहीं थे, तो हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, नो इंटरेक्शंस, नीदर अट्रैक्शन नो रिपल्शन, कुछ नहीं था हमारे बीच। लेकिन जिन बच्चों को समझ में आना शुरू हुआ, तो हमारे बीच में बॉन्ड बनना शुरू हुआ, अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया। जिन बच्चों को समझ में 100% एफिशिएंसी तो इंजन की भी नहीं होती भाई, टीचर की कहां से आएगी बेचारे की, क्लियर। तो 2 एटम्स पास में आना शुरू हुए, तो अगर उनमें मैं और आप पास में आना शुरू हुए, अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, बॉन्ड बनना शुरू हुआ। मैं आपको समझने लगा, आप मुझे समझने लगे, एक क्रिटिकल डिस्टेंस, ये बॉन्ड बन गया। और जिनको समझ नहीं आया, उनको रिपल्शन लगा, तो बॉन्ड बनना बंद हो गया। तो अब एग्जैक्ट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सीख लें, व्हेन 2 एटम्स आर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस, नो इंटरेक्शंस, व्हेन दे बिकम क्लोज टू ईच अदर। और क्लोज आने की एक कंडीशन है बच्चे, मैं वीबीटी पढ़ा रहा हूं, आप बता सकते हो क्लोज आने की क्या कंडीशन है। 2 एटम्स के क्लोज आने की क्या कंडीशन है, 3 वर्ड्स का आंसर है, बस बात खत्म, शेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए हीलियम हीलियम पास ही नहीं आते, रिपल्शन डोमिनेट करता है। नियोन नियोन पास ही नहीं आते, रिपल्शन डोमिनेट करता है। लेकिन एच एच एफ एफ सी एल सी एल बी आर आई आई एच बी आर एच सी एल, ये सब पास आएंगे, क्योंकि इनके पास कौन पड़ा हुआ है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये वीबीटी और है क्या, वीबीटी कोई बहुत धांसू आइटम थोड़ी है, 3 वर्ड्स की वीबीटी है। थोड़ा समझना शुरू करोगे, फिंगर टिप्स पे सारी स्टोरी आ जाएगी। 10-12 क्वेश्चन बनते हैं, सारे मैंने आपके दिमाग में डाल दिए, क्लियर। तो ये दोनों पास आने शुरू हुए, अट्रैक्शन डोमिनेट किया। जहां अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन, वहां बॉन्ड बन गया। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हो। और ये जो डेप्थ है, डाउन टाइप, ये इसकी बॉन्ड एनर्जी है। जितना ये डिप होएगा, उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज। हमारा कल का दिन और आज का दिन, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना स्टेबिलिटी, बात खत्म, क्लियर। और ये कंडीशन जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये एक इम्पॉसिबल कंडीशन है, ये कभी नहीं आ सकती। ये तब आएगी जब जबरदस्ती एटम को और पास लाओगे, वो पॉसिबल ही नहीं हो, लाना पड़ेगा ना, आएगा थोड़ी कोई, तो रिपल्शन लगने लगेंगे उसके बीच में। फिर मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, ये साइड में देख रहे हो, राइट हैंड साइड में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, एक में 400 किलो जूल एनर्जी निकली, एक में 500 किलो जूल एनर्जी निकली। तो बच्चों ने मुझे कहा सर पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, इज इट।
सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है शिवम? रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है नहीं बोलना, है से तो मारे जाएंगे हम। रिलीज हो रही है से तो अनस्टेबल हो जाएगा वो। ज्यादा रिलीज हो रही है पुत्र। ठीक है। अब सुनो बच्चे, मैं अब हीलियम की बात कर रहा था, फिर मैंने क्या कहा था, वीबीटी की आत्मा जो है वो 3 वर्ड्स में बसती है बस, शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड, शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड, शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड। तो मैं हीलियम को पास लाने की कोशिश कर रहा हूं, पता आपको भी ये पास नहीं आएंगे, पता आपको भी ये पास नहीं आएंगे। उसने कहा कोई एविडेंस दे सकते हो? मैंने कहा एविडेंस सीखना है ना बढ़िया वाला, तो एमओटी में चलते हैं। एमओटी में इसका बॉन्ड लोडरी 0 है, लेकिन वीबीटी में भी सीखना है तो उसमें भी तरीका है, मेरे साथ टिकना पड़ेगा आपको बस तसल्ली से सुनो। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन नंबर 2, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्शन नंबर 3। अब सुनो उल्टा, इस इलेक्ट्रॉन का आमने जस्ट अपोजिट वाले पे तो था ही, क्रॉस वाले पे भी, मतलब एक ने दो को, एक ने दो को, तो 4 रिपल्शन तो सीधे सीधे हो गए। अब जहां जहां मेरा मार्कर जाएगा ध्यान से देखना भाई, रिपल्शन नंबर 1, रिपल्शन नंबर 2, रिपल्शन नंबर 1, क्लियर, और इसी का रिपल्शन नंबर 2, तो 4 रिपल्शन तो यही हो गए। और न्यूक्लियर न्यूक्लियस से भी इसमें भी रिपल्शन हो गए, तो टोटल न्यूक्लियस रिपल्शन कितने हो गए? 5। अब अट्रैक्शन की बात करें, अट्रैक्शन की बात करें, सुनो जी, ये देखो, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से 2, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से कितने हुए? 4। वापस बताऊं, इस न्यूक्लियस का पड़ोसी से, फिर पड़ोसी से, इस न्यूक्लियस का इससे, इससे, टोटल रिपल्शन कितने हो गए? 4। तो अट्रैक्शन 5 है, सॉरी रिपल्शन 5 है, अट्रैक्शन 4 है। रिपल्शन, तो रिपल्शन डोमिनेट कर रहे हैं, और जब रिपल्शन डोमिनेट करेंगे तो आप भी समझदार हो, आप भी समझदार हो, समझ गए आप भी, तो और कौन समझदार है? वीबीटी वाला बंदा, क्लियर। ये डिस्टेंस है, ये एनर्जी है, रिपल्शन डोमिनेट कर रहे हैं किस पर? अट्रैक्शन पर। तो जब भी इनको पास लाने की कोशिश करोगे, ये प्रोसेस बाय डिफॉल्ट ही कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। एनसीईआरटी का डेटा बच्चे ये वाला, इसलिए हमें मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है ये, ठीक है। और अब वीबीटी को कोसना शुरू करते हैं, बुराइयां करना शुरू करते हैं। वीबीटी ना एक चीज नहीं समझा पाया, मैग्नेटिक करेक्टर, और सबको पता होना चाहिए O2, ऑक्सीजन O2, पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 16 S2, ये दोनों पैरामैग्नेटिक है, दोनों के पास 2 यूपी पड़े में, लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंगली सारे शेयर्ड हो गए। चाहो तो मेरे साथ आ जाओ 1 मिनट के लिए, कहां दिखाऊं जी आपको? ये रहा, इसको हाईलाइट करता हूं इस जगह पे, ये लो, ये ऑक्सीजन है जी हमारा, आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्रीन आ रही है। ये 2 अनपेयर्ड, एक का एक से शेयरिंग, दूसरे का दूसरे शेयरिंग, दो सारे क्या हो गए? पेयर्ड। तो इट शुड बी डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू वीबीटी, इट शुड बी डायमैग्नेटिक। क्या जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक को जानते हैं? पैरामैग्नेटिक इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड डायमैग्नेटिक इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। तो वीबीटी के अकॉर्डिंगली ये भाई साहब डीएम होने चाहिए डायमैग्नेटिक, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस इज पीएम पैरामैग्नेटिक। तो ये तो पंगा हो गया, तभी वीबीटी की हमने बुराई कर दी कि ये मैग्नेटिक करेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। आपके दिमाग में वीबीटी का एक कंक्लूसिव आइडिया सेट हो गया? चलो बढ़िया बात है। तो लो जी, इस चैप्टर का बैकबोन हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, ध्यान से सुनना और समझना। डाउट हो इमीडिएटली मेरे साथ आ जाना और मेरे से बात कर लेना, सुनते जाना एक एक बात को। पीछे का पेज 3 पेज थे, किसी को देखना हो बात करनी हो मोस्ट वेलकम। चलो मुझे लग रहा है सभी लोग समझे ही नहीं है वीबीटी। वीबीटी वापस पढ़ाऊं बच्चे? चलो, पोलिंग ने डेफिनेशन दिया और पोलिंग ने हाइब्रिडेशन दिया।
मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जबकि वीबीटी में क्या था, मिक्सिंग नहीं हो रही थी, सब अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बना बना के रखे हुए थे। p orbital remains p डम्बल, d orbitals remain डबल डम्बल, s orbital remains spherical। बट जब हम हाइब्रिडेशन की बात करेंगे ना बेटा, तो इस जगह पे मिक्सिंग हो जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी। डेफिनेशन क्या, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विच हैव नियरली सेम एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप्स, और जैसे ही मिक्सिंग हुई तो सेम एनर्जी और सेम शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। वापस बोलूं इस बात को, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन? आपने कहा जी इट इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स which have nearly same energies but different shapes. After mixing, those are known as the hybrid orbitals which have nearly same नहीं, exactly same energies and exactly same shapes. अब एक बच्चा कहता सर आपने डेफिनेशन तो दे दी, आप बुक पढ़ा रहे हो, आपने ये तो बताया नहीं हाइब्रिडेशन की नीड क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक जवाब तो मेरे पास पता है क्या है, सिलेबस में है, और दूसरा जवाब मेरे पास बोर्ड पे है। ध्यान से सुनो भाई, जब मुझे मीथेन समझाना है ना, मीथेन, मुझे वाटर समझाना है ना, मुझे BF3 समझाना है ना, मुझे BCl3 समझाना है ना, मुझे PCl5 समझाना है ना, SF6 समझाना है ना, तो मैं VBT से नहीं समझा सकता उसको, क्योंकि VBT तो पहले ही डायटोमिक मॉलिक्यूल लेके चल रही है। अब मीथेन में मुझे भी पता है और शायद आपको भी पता है कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री, 109.28। तो मैंने कोशिश की प्योर ऑर्बिटल को यूज करके, प्योर ऑर्बिटल समझते हो ना, VBT विदाउट मिक्सिंग। एकता प्रिया कहां जा रही हो बच्चे, किसको डांट रही हो? ओ एकता प्रिया, छोटा भाई आ गया था क्या? हाँ जी, मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर मुझे VBT के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेनेशन चाहिए, 109 डिग्री का एंगल। आपने कहा ठीक है कोशिश करो। तो सबसे पहले मैंने कार्बन लिखा, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, 4। और VBT क्या बोलती है, शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड। तो इन तीन के साथ आकर तो कौन, 1s 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 सिग्मा बॉन्ड बना गया। इन तीन के साथ आकर तो 1s 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 सिग्मा बॉन्ड बना गया, ये देखो भी एग्जैक्ट। और एक बच गया आपके पास कौन, ये सेंटर वाला S, और एक हाइड्रोजन इससे SS ओवरलैपिंग कर गया, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। दूसरी बार बोल रहा हूं, मीथेन को मुझे VBT से समझाना है, मैं फेल होऊंगा पास होऊंगा डिपेंड करता है कि अगर बॉन्ड एंगल 109 आ गया तो मैं पास हो जाऊंगा, अगर 109 की जगह कुछ और आ गया तो मैं फेल हो जाऊंगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मेरे को किसी बच्चे ने कहा सर हाइब्रिडेशन आप पढ़ा क्यों रहे हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप कुछ भी उठा लेते हो टॉपिक। मैंने कहा उसकी वजह है कि जितने भी मॉलिक्यूल जिनकी एटॉमिसिटी 2 से ऊपर है, वाटर, BF3 BCl3 PCl5 PCl3 NO2 NO2+, जितने भी हैं उनको मैं VBT से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। उसने कहा कोशिश तो करके देखो, क्या पता समझा दो। मैंने कहा ठीक है, मिथेन का प्रैक्टिकल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है। जब मैं VBT से समझाना शुरू किया तो 3 बॉन्ड एंगल तो 90-90 डिग्री के आगे बच्चे। ऑल द p orbitals are perpendicular to each other। हाइड्रोजन प्योर, ये 3 एंगल तो 90 डिग्री के हो गए, जबकि एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका, 109 डिग्री। तो हम तो गए काम से, हमने कहा जी ना ना ना, अब मैं किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को, आयन को जिसकी एटॉमिसिटी 2 से ऊपर है, उनको VBT से नहीं सिखा सकता, टोटली फेल्ड। बोलो जी, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं, एक नूर, शिवम, मुस्कान, ये बातें क्या आपको रियली समझ में आ रही हैं क्या बोल रहा हूं? आपको ये लॉजिक समझ में आया कि मैं हाइब्रिडेशन के बेसिस पे अगर चलना चाहता हूं तो उसकी वजह क्या है और VBT में दिक्कत क्या है? VBT मुझे उन मॉलिक्यूल को समझाने में कैपेबल नहीं है जिनकी एटॉमिसिटी 2 से ऊपर है। चलो जी, अब हमारा अगला पॉइंट है हम हाइब्रिडेशन निकालें कैसे। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो तो सिग्मा गिनो और लोन पेयर का सम गिनो।
अगर सिग्मा का लोन पेयर का सम 2 है sp, 3 है sp2, 4 है sp3, 5 है sp3d, 6 है sp3d2, 7 है तो sp3d3। क्लियर। फिर मैंने बच्चों को एग्जांपल दिए, ये इथेन का एग्जांपल था, यहां 2 कार्बन थे, इस पे 4 सिग्मा है sp3, इस पे भी 4 सिग्मा है sp3। फिर मैंने अगला मॉलिक्यूल दिया, पहले वाले पे ABCD कर लेते हैं। ए वाले पे 2 सिग्मा है, बी वाले पे भी 2 सिग्मा है, सी वाले पे 3 सिग्मा है, डी वाले पे 3 सिग्मा है 1 2 3, और ई वाले पे 4 सिग्मा है, 2 सिग्मा sp, 2 सिग्मा sp, 3 सिग्मा sp2। क्लियर है। 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा sp3। क्या किसी को सिग्मा और पाई गिनने में भी दिक्कत है क्या? कुछ बच्चों को थी उस बैच में जहां मैं बात कर रहा था, जहां के नोट्स हैं। क्लियर। अभी 10 12 15 दिन पहले पढ़ाया था उनको, तो ये कोई बहुत पुराने नहीं है, 25 साल पुराने, ये अभी के 5 7 दिन पुराने। क्लियर। तो हुआ क्या, कार्बन पे 4 सिग्मा, जब भी सारे सिंगल बॉन्ड हो, all single bonds are sigma. If you have double, 1 sigma 1 pi. If you have triple, 1 sigma 2 pi. देखते हैं कितने बच्चे स्मार्ट हैं। How many sigma pi in tetra cyano-methane? How many sigma pi in the tetra cyano-methane? 8 sigma 8 pi, रेशियो इज 1:1। ठीक है। अच्छा इसमें बताना जरा, हे महान जनता, बता दो भाई। 11:30 हो गए और 40 मिनट की क्लास हमारे पास बची हुई है। काफी कवरेज कर लोगे अगर आप चाहोगे तो। क्या हो गया? ओए कहाँ चले गए? इसमें तो बड़ा तेज तेज आंसर देगे तुम लोग। 5 सिग्मा 2 पाई। इज इट? कैसे बनाया इसको? क्या आपने इसको ऐसे बनाया? इसमें तो 6 पाई आ रहे हैं। इसीलिए जब मैंने इसको एक्सपेंड करके दिया तो आपने इमीडिएटली बात उठा ली, लेकिन जब मैंने एक्सपेंड करके नहीं दिया तो अब आप कहोगे इसको हम समझेंगे कैसे? कुछ नहीं, दोनों साइनाइड हटा के हाइड्रोजन लगा दो, दोनों साइनाइड हटा के हाइड्रोजन लगा दो, तो C2H2 बन गया ना। अब C2H2 मतलब इथाइन है, तो C ट्रिपल बॉन्ड और फिर हाइड्रोजन हटाकर साइनाइड। ये लो जी। टाइम आपके पास केमिकल बॉन्डिंग को समझने का 3 दिन ही है। तो अब मुझे अगर आपको C2CN होल ट्वाइस मिलता है, चलो अब बताओ, अब तो तुम एक बात में बात पकड़ लेते हो, स्मार्ट तो हो सारे के सारे। अब बताओ 9 सिग्मा हम्म 9 सिग्मा और ऐसे बना है पुत्र, ऐसे बना है, ऐसे बना है। 9 सिग्मा 9 पाई ऐसे बना है, ये तो बताओ। क्लियर ना? टेट्रासाइनो इथाइलिन, ऊपर था डाइसाइनो एसिटिलीन, और उससे पहले था टेट्रासाइनो मीथेन। क्लियर? चलो अब आपके पास है सेकेंड मेथड, हाउ कैन वी फाइंड द हाइब्रिड स्टेट। तो इसमें मैंने बताया V प्लस एम सी, V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। हर बात को मैंने ओपन किया कि V फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सेंट्रल एटम। बच्चे कहते सेंट्रल कैसे पता चलता है? मैंने कहा कोई रूल नहीं है, सेंट्रल पता करने का कोई रूल नहीं है, बस ये कि साइज बड़ा होना चाहिए,
ये की वैलेंसी ज्यादा होनी चाहिए, ये की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, बाकी कोई रूल नहीं है। बच्चे कहते हैं सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलते हैं? मैंने कहा 13 ग्रुप में 3, नाइट बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थीलियम। 14th ग्रुप कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, और एम का मतलब है मोनोवेलेंट। और इस पूरे के पूरे डिस्कशन में आपको 5 एलिमेंट मोनोवेलेंट मिलेंगे, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बस ये 5 एलिमेंट आपको मोनोवेलेंट मिलेंगे। और C4 कैटायनिक चार्ज है, जैसे अमोनियम में +1 है, और A4 एनायनिक चार्ज है, सल्फेट में -2 है जैसे। अब आपको एक स्पेस दिया मैंने B+M C+A को यूज करने का, आपको पूरा के पूरा 1 मिनट दिया हुआ है। मीथेन BF3 SO2 SO3 अमोनियम सल्फेट, इनकी हाइब्रिड स्टेट आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाऊंगा। 1 मिनट का स्पेस आपके पास, 60 सेकेंड्स। और मुझे लगता है जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सब अच्छे खासे ठीक ठाक समझते हैं। आंसर देख लो टैली करके कि ये सारे आंसर सही है कि गलत है कुछ इसमें। कुछ समझना है तो बात कर लेना। excuse me sir, बोलो जी। sir चार्ज निकाला है। ना ना, ये एन निकाला है बच्चे। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, पीछे लिखा था, लेके चलूं आपको। एन कौन है मेरे पास? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फॉर्मल चार्ज तो पढ़ने का मीनिंग ही नहीं है। फॉर्मल चार्ज कौन सा सिलेबस का पार्ट है? अब यहाँ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने हैं बच्चे। इस मोलिक्यूल का हाइब्रिड स्टेट है? कोई रेस्पॉन्स या मेरी तरह आप भी बैठे ही हो? तो आपको एक बता देती हूँ। कौन सा वाला? सारी कर लेते हैं ना। सुनो, ये मीथेन है, इसके सेंट्रल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14th ग्रुप है 4, मोनोवेलेंट कितने? 4। चार्ज इस पे कहीं है ही नहीं, तो वो वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो गया। 4+4 8/2, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। और जब भी n की वैल्यू 4 आती है, n की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिड सेट कैसी है? sp3। अब मैं नेक्स्ट मोलिक्यूल कर रहा हूं BF3। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल? 3। हाउ मेनी मोनोवेलेंट? 3 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 3। जब भी n का वैल्यू 3 आता है बच्चे, हाइब्रिड स्टेट sp2। SO2 सल्फर के आउटरमोस्ट में 6, मोनोवेलेंट सिर्फ 5 ही मिलेंगे, FCl BrIH, FCl BrIH। क्लियर? तो मोनोवेलेंट इस पे है नहीं। 6/2 3, तो हाइब्रिड सेट कैसी आ गई? sp2। अब मैं एनायन करवा देता हूं, कैटायन करवा देता हूं। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, मोनोवेलेंट 4, m का वैल्यू, फिर माइनस, और ये चार्ज माइनस माइनस क्या हो गया? 9 - 1 8/2 4। अब इसको देखो सल्फेट को, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, मोनोवेलेंट एक भी नहीं, चार्ज क्या है? -2, माइनस -2 क्या हो गया? +2, 8/2 sp3। और भी हैं, इसके बाद पेट भर के क्वेश्चंस हैं, ये देखो। जिसको जो ठीक लग रहा है कम से कम 10-10 क्वेश्चन कर लो सारे के लोग, ढेरों क्वेश्चंस हैं बोर्ड पे।
सारे लोग यही लिस्ट कंप्लीट कर दो, ये वाली। बोलो भाई। सिलेन सिलिकॉन फैमिली, कार्बन फैमिली का मेंबर है। इसको देख के समझ में आ रहा है? 4+4 8/2। ClF3 समझ में आया? 7+3/2। XCF2 बताना कैसे किया XCF2। वेरी गुड। 8+2/2, वेरी गुड। XCF4 कैसे किया? वेरी गुड। 8+4/2। क्लियर। तो ये आपके पास हो गया है 6sp3d2। अच्छा, इधर से XCO6-4, इसको बोलते हैं जीनेट, XCNATE, जीनेट आयन। तुम्हारी एनसीईआरटी का पार्ट है ये, XCO4-4, XCO6-4। इसको कैसे? 8+4/2। ये जो +4 किया, ये कौन सा किया बच्चे? हाँ, वो चार्ज वाला ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, जिसपे बच्चे अटकते हैं जनरली। I3-, इट इज आयोडीन आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। हाँ, 7+3। आयोडीन सेंट्रल है। ये इसके पड़ोस में देख लेना थोड़ा सा झांक के ना, इसके पड़ोस में बना हुआ है। तो मैं तो मान के चलता हूँ ना, बच्चे सारे सेम ही होते हैं, सबको सेम डाउट आता है। तो I3- में I सेंट्रल है। तुमने पीब्लो का एलिमेंट पढ़ा होगा ना, 12वीं क्लास वाला, 12th वाला। तो वहां उसने आयोडीन आयोडाइड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रखी है, आयोडीन आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। तो आयोडीन आयोडीन सेंट्रल है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे? 7। 2 इसके मोनोवेलेंट है, -1 का चार्ज ऐड हो गया, तो 10/2 5। sp3d हो गया। तो आयोडीन आयोडाइड कॉम्प्लेक्स इज लीनियर। sp3d बताऊंगा, ये बातें भी होंगी आपसे। अभी फिलहाल तो हाइब्रिड स्टेट निकालने की बातें हो रही है कि हाइब्रिड स्टेट निकलती कैसे है। अच्छा, I5- सोल्व करके देखना। I5-, I5-। हाँ, एक 7+5/2 हो गया, ठीक है। ये सभी बच्चे ठीक ठाक बोल रहे हैं। अच्छा, I7-। 7+7 में कौन कौन हुआ? 7+6+1 है ना। और I5- में 7+4+1 हुआ। और I3- में 7+1+1 हुआ। श्योर? 7+2+1 है ना। NO3 और NO2+, NO3-, सोल्व करके देखना। NO3-, 6/2 ना, sp2। NO2+ sp हो गया, ठीक है। चलो, अब जितने भी ये मोलिक्यूल हैं, एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर बैठकर सोल्व कर सकते हो। काफी तो कर लिया आपने। और जो ओके ओके थे, जिसपे बच्चे फंसते हैं जनरली, वो सारे आपने मेरे से डिस्कशन कर ही लिया। क्लियर ना? आप जब वो बुकलेट करोगे ना बच्चे, आपके पास जो क्वेश्चन बुकलेट आई है, उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन है। उसमें पूछ रखा है नाइट्रोजन की हाइब्रिड स्टेट। क्लियर? यहाँ H है। हाँ, लोन पेयर काउंट कर लेना, और हाइड्रोजन और 2 सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना, ठीक है। और उससे फिर इसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 आ जाएगी। नाइट्रोजन पे 3 वैलेंसी, तो sp3 होएगा। आगे बढ़ू। पहला टारगेट आपका क्या था? डेफिनेशन। क्लियर? फिर आपका टारगेट क्या था कि पढ़ क्यों रहे हो, हाइब्रिडेशन पढ़ क्यों रहे हो। फिर आपका टारगेट था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिड स्टेट कैसे निकालने। फिर था आपके पास दूसरा कोई तरीका जो यूनिवर्सल हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को छोड़कर। फिर आपके पास ये 30-35 एग्जाम्पल है, जहां जहां बच्चे फंस सकते हैं। I3-, I5-, XCO6-4,
इन सबको यहाँ फोकस पे लिया है। और एक स्ट्रक्चर ये वाला जहां बच्चे कई बार लोन पेयर भूल जाते हैं, पेपर वाला लिख के नहीं देता, आप भूल जाते हो, तो वो लोन पेयर नाइट्रोजन पे बाय डिफॉल्ट है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर बाय डिफॉल्ट है, मान लो ऐसे बना दिया उसने, तो इस ऑक्सीजन को sp हाइब्रिड मत बोल के आ जाना। हाँ जी बच्चे, sp3। तो अगर ये सेटिस्फेक्शन है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लो जी, अब अगर किसी सेंट्रल पे लोन पेयर गिनने हो तो बड़ा आसान तरीका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। बच्चे नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अभी वैलेंसी कितनी दिख रही है बच्चे? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंसी डिवाइडेड बाय 2, लोन पेयर 1 है इस पे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंसी डिवाइडेड बाय 2। अब देखो pCl3, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। वैलेंसी कितनी दिख रही है? 3। 3 pCl3 में 3 वैलेंसी है ना बच्चे। 5 माइनस 3 बाई 2, एक लोन पेयर। pCl5 के बारे में सोचो, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितनी वैलेंसी हो रखी है? 5। 5 माइनस 5 0, लोन पेयर 0। SF4 सोचो, SF4 अपने आप सोचो, 6 माइनस 4 बाई 2। अब ऐसे अगला सोचो, XCO4, XCO4, XUF4। नहीं, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है ना बच्चे, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है ना। क्लियर ना? ऑक्सीजन जिनोन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सभी पार्टिसिपेशन करें तो और पॉजिटिव थॉट आएगा। 3 बच्चे 4 बच्चे ही पार्टिसिपेट है, मुस्कान बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रही है, शिवम कर रहा है, एक नूर कर रही है। क्लियर ना? ये बच्चे थोड़ा सा और भी बच्चे पार्टिसिपेट करो। XCO4, XCOF4 है, जिनोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और ऑक्सीजन का डबल और फ्लोरीन का सिंगल 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 6 बॉन्ड टोटल हो गए। क्लियर? अगर आप सिंपली मेरे लिखने से चलते ना तो एक एक एग्जांपल करते हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास 15-15, 20-20 एग्जांपल आ रहे हैं। नीचे XCO3 है, XCO3, ये वाला XCO3। जिनोन के आउटर मोस्ट में 8 है, ऑक्सीजन डबल 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 6, वैलेंसी घटा दी, 2/2 1 हो गया। इसको देखो SO4 को, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, हाँ 6 माइनस 6, तो लोन पेयर 0 हो गए बच्चे। ठीक है, तो किसी के सेंट्रल पे लोन पेयर निकालने हो तो बड़ा आसान तरीका है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से उसकी जो एट प्रेजेंट वैलेंसी है मॉलिक्यूल में वो सब्ट्रैक्ट कर दो, बाय 2 कर दो, आंसर आ गया। लो जी, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशंस पे चलते हैं। मुश्किल से 5-4 मिनट का गेम है, सारा समझ जाओगे इसको ना। सुनो भाई, फोकस रहना बच्चे। VSC PRT डन कर सकते हो, टाइम अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। 11:47 हुए हैं, 13 और 10, 23 मिनट्स मेरे पास अभी बाकी हैं। सुनो, सबसे पहली बात ये मिक्सिंग है, बिल्कुल है जी। क्लियर? किसकी? ऑर्बिटल्स की। किसकी नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें एम्प्टी, हाफ फील्ड, फुल फील्ड सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वापस सुन लो, इट इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सो क्वेश्चन पूछेगा विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल, आपने कहा हाफ, फुलफिल्ड, एम्प्टी। हाँ ये जरूर है, जितने और जैसे पार्टिसिपेट करेंगे। If the total orbital will participate 2, then formed will be 2. If participate 3, will be formed 3. If participate 4, will be formed 4. If the participate 5, will be formed 5. वापिस सुन लो, अगर एक ऐसे एक भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो कितने पार्टिसिपेट किए? 2, बनेंगे भी 2, बट उनका नाम बदल जाएगा। अब उनका नाम हो जाएगा SPSP। अब एक एस 2P पार्टिसिपेट करें, 1s 2P पार्टिसिपेट करें तो 3 बनेंगे नए, 3। और उन सबका नाम पता है क्या होगा? sp2 sp2 sp2, नया नाम हो जाएगा। जैसे दाल और चावल मिलाकर खिचड़ी बन जाती है ना बच्चे, वो हरकत हो जाएगी यहाँ पे, सब एक जैसे हो जाएंगे, फिर कोई भी अलग नहीं रहेगा। ऐसे अगर एक एस 3P मिला लो,
एग्जाम्पल 3-3 5-5 कम से कम सेट कर रहा हूं, जिससे सारा आपके दिमाग में सेट हो जाए। अगर 4 पहले मिक्स हो रहे हैं तो नए भी 4 बनेंगे। अब इन चारों का नाम सेम है, ओलार sp3 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 sp3। अब वापिस सुनो, मिक्सिंग ऑर्बिटल्स की होएगी, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं। सो हाफ फील्ड, फुल फील्ड, एम्प्टी कैन पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडेशन, और जितने मिक्स होंगे उतने बनेंगे। बट पहले थे प्योर ऑर्बिटल, पहले थे प्योर ऑर्बिटल, पहले थे स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल। अब वो नए बन गए जिनका शेप कैसा हो गया है, गुब्बारे जैसा, बलून जैसा, लोब्ड। हाइपोथेटिकली पोलिंग ने हाइब्रिड ऑर्बिटल को बलून जैसा दिखा रखा है, जिसको लोब शेप बोलते हैं हम लोग। तो ऑर्बिटल की एनर्जी मिक्सिंग से पहले नियरली सेम थी, अब आफ्टर मिक्सिंग एग्जैक्टली सेम हो गई है। और नंबर ऑफ लोब्स कितने हैं भाई, 4। तो जिसकी हाइब्रिड स्टेट सेम है, ये बच्चे मेरे से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, सर आइसोलोबल किसको बोलते हो, आइसोलोबल किसको बोलते हो, आइसोलोबल किसको बोलते हो। मैंने कहा जी जिसकी हाइब्रिड स्टेट सेम है उसमें नंबर ऑफ लोब्स तो सेम ही होंगे। तो बच्चे कहते हैं सर मिथेन अमोनिया आइसोलोबल है, मैंने कहा हाइब्रिड स्टेट निकालो, कहते हैं सर दोनों sp3 है तो दोनों आइसोलोबल है। आइसो समझते हो, आइसो मतलब सेम, लोबल मतलब लोब, सेम नंबर ऑफ लोब्स। एक लाइन में जो आपको बता रहा हूं प्लीज अपने दिमाग में सेट कर लो, इफ द नंबर ऑफ लोब्स आर सेम, इफ द हाइब्रिड स्टेट इज सेम। अच्छा बताना, XCF2 I3 माइनस PCl5 SF4 ये आइसोलोबल है कि नहीं है, ये चारों आइसोलोबल है कि नहीं है, क्वेश्चन है आपके पास ये। सर है। कैसे पता चला? हाइब्रिडाइजेशन किसी पांच आ रही है। हाँ, sp3d 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 sp3d, ठीक होगी बात बिल्कुल। चलो, यस सर। सो एक बात तो तुम्हारे दिमाग में परमानेंटली एंटर कर गई होगी, क्या कि हाइब्रिड में जो पार्टिसिपेशन है हाइब्रिडेशन के अंदर, वो ऑर्बिटल्स का है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है। जितने मिक्स होंगे उतने बनेंगे, और जैसे मिक्स होंगे वैसे बनेंगे। अगर पार्टिसिपेट करने वाला हाफ फील्ड है तो बनने वाला भी हाफ फील्ड, पार्टिसिपेट करने वाला फुल फील्ड तो बनने वाला भी फुल फील्ड, और पार्टिसिपेट करने वाला खाली एम्प्टी तो बनने वाला भी एम्प्टी। ठीक है जी। दूसरी बात, किसी भी हाइब्रिडेशन के अंदर प्रमोशन या एक्साइटेशन जरूरी नहीं होता, इज नॉट एसेंशियल। अगर ग्राउंड स्टेट वैलेंसी और मॉलिक्यूल की वैलेंसी मैच कर जाए तो नो नीड ऑफ प्रमोशन। अगर ग्राउंड स्टेट वैलेंसी और मॉलिक्यूल की वैलेंसी मैच कर जाए तो नो नीड ऑफ प्रमोशन, अगर मैच नहीं करे तो नीडेड प्रमोशन। अब मुझे बताओ, अमोनिया में प्रमोशन चाहिए कि नहीं? ऐसे कम से कम आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे सब जगहों पे, क्लियर। तो अमोनिया में प्रमोशन चाहिए कि नहीं? आपने कहा रुको और सोचते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, 3 दिख रही है, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है बच्चे, वैलेंसी मतलब। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी और यहां ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन मैच कर रहे हैं, सो यहां प्रमोशन नहीं चाहिए। वापिस सुन लो, अगर किसी एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी और मॉलिक्यूल की वैलेंसी मैच कर जाए तो नो नीड ऑफ प्रमोशन, अगर मैच नहीं करी तो प्रमोशन, एक्साइटेशन। अब PCl3 है नीचे लिखा हुआ, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, और वैलेंसी भी कितनी है मॉलिक्यूल में, 3, नो नीड ऑफ प्रमोशन। सल्फर के आउटर मोस्ट में ग्राउंड स्टेट में कितने हैं, 2, SF2 में भी कितने हैं, 2 वैलेंसी, नो नीड ऑफ प्रमोशन। अब आपको पीछे जोड़ूं, जहां जहां सुपर ऑक्टेट है वो प्रमोटेड है। जिनोन के 100% कंपाउंड प्रमोटेड है, कार्बन के 100% कंपाउंड प्रमोटेड है, कार्बन के। इस पूरे पेज को एक लाइन में बदल दूं, all compounds in which the valency is expanded all are promoted. Sulfur 4, sulfur with 6, iodine with 3, iodine with 5, iodine with 7, जिनोन with 2, जिनोन with 4, जिनोन with 6, जिनोन with 8, जो भी होएगा XeO4 8 वैलेंसी है, तो सारे प्रमोटेड है। तो अगर मेरे से पूछता है आउट ऑफ द 4 इन विच केस द प्रमोशन इज नीडेड,
तो आपने कहा रुको बताते हैं। ग्राउंड स्टेट वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 3, बॉन्ड भी 3, चलो नो नीड। ग्राउंड स्टेट वैलेंसी ऑफ फास्फोरस और मोलिक्यूल की वैलेंसी मैच कर रही है, नो नीड ऑफ प्रमोशन। लो जी, कौन से डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, इसके लिए तो तुम स्मार्ट हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ के आ रखे हो बच्चे। NS NP ND, दिस ऑल हैव द लेस डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, सो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। N-1D NSNP याद करो, इसको आप बोलते थे sp3d2 टाइप, इसको आप बोलते थे d2sp3। और 12वीं क्लास में अभी पेपर में आना है तुम्हारे, तो जहां एनर्जी डिफरेंस कम हो, those will participate in the, those D will be participate in the hybridization. NSNP ND yes, N-1D NSNP yes, लेकिन अगर N-1P और NS की मिक्सिंग करवाएं, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो, 3P 3D 4S, मैंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन 3P का 4S के साथ डेल्टा E का जो डिफरेंस है वो लार्ज है, तो मैं ऐसी मिक्सिंग रिकमेंड नहीं करता। सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा, 3s 3p 3d विल पार्टिसिपेट और नॉट इन द मिक्सिंग, यस। 3d 4s 4p यस, लेकिन आपसे पूछेगा 3p 3d 4s, आपने कहा ना 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 बिल्कुल नहीं, 3p का 4s से एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। तो मैंने आपसे बार बार कहा, जहां एनर्जी डिफरेंस नियरली सेम हो, कम हो, लार्ज ना हो, दोज विल पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल को बलून से दिखाते हैं, लोब शेप, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और जितना भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाएगा। याद करो, जो तुम्हारा sp है वो 180 पे है, जो sp2 है 120 पे है, sp3 अभी बताया था थोड़ी देर पहले 109 पे है। ये देखो, sp 180 पे है, sp2 120 पे है, sp3 109 पे है। अब इसके बाद जो गेम शुरू हो जाएगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाना, मीथेन का, इथेन का, इन सब के मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना। तो इन स्टेप्स को फॉलो करो और जो मन करे ड्रॉ कर लो। सबसे पहले क्या करना, हाइब्रिड स्टेट निकालना। दो तरीके बता दिए आपको। फिर प्रमोशन चेक करना, अभी बताया कैसे चेक करनी होती है। फिर मिक्सिंग करवा देना अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड स्टेट, और फाइनली क्या करवा दो, ओवरलैपिंग। वापस बोल रहा हूं, सबसे पहले हाइब्रिड स्टेट निकालो, फिर एक्साइटेशन चेक कर लो, फिर मिक्सिंग करवा दो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड स्टेट, फाइनली ओवरलैपिंग करा लो। मीथेन शुरू कर रहे हैं बच्चे, ये sp3 है, हाँ है। एक्साइटेशन चाहिए, मैंने कहा था 100% कंपाउंड्स में, कार्बन के 100% कंपाउंड्स में प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन कर लिया। तीसरा स्टेप क्या, मिक्सिंग, इन सबको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद कार्बन के अराउंड 109 डिग्री पे अरेंज कर दिया। आपको पता है हाउ मेनी 109 डिग्री एंगल्स इन द मीथेन, हाउ मेनी 109 डिग्री एंगल्स इन द मीथेन? कितने? इज इट ट्रू? आई थिंक 6। सुन नहीं रहे लगता आप ना, पेट भर गया आपका लगता है। 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, सारे एंगल कितने हैं? 109। ये कोई प्लेनर स्ट्रक्चर थोड़ी है बच्चे, नॉन प्लेनर है ना। ये 1 और 2 भी 109 है, ये भी 109 है, ये वाला 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 भी 109 है। सारे इसमें 109 डिग्री के एंगल है एक दूसरे के साथ, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर। बोलो भाई।
सबसे पहले हाइब्रिड सेट निकालो, फिर एक्साइटेशन, फिर मिक्सिंग, फिर ओवरलैपिंग। और ये मिथेन में मैंने करके देख लिया। अगर किसी को इथेन समझना हो तो ये हरकत सेम करेगा वो। पहले इन दोनों की क्या निकालेगा, हाइब्रिड स्टेट। उसके बाद इनकी मर्जिंग हो जाएगी बस। ये बच्चों को मैंने बताया था एसपी करेक्टर कितने कितने, ये तो शायद तुम्हें पता ही होगा, इसमें जाने की नीड तुम्हें वैसे है नहीं। क्लियर। अगर कोई एसपी हो तो एस करेक्टर एसपी हो तो 50-50। अगर sp2 हो तो एक एस दो पी तो क्या हो गया, 1/3 2/3। अगर कोई sp हो तो हाफ हाफ। अगर sp2 हो तो 1/3 2/3। अगर sp3 हो तो 1/4 3/4। और sp3d हो तो 1/5 3/5 एंड 1/5। Yes. क्लियर है। और इसी में कई बार हमसे ये भी डिस्कस कर लेता है कि जब डी आया तो विच डी इज इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडेशन, विच डी, डी जेड स्क्वायर। ठीक है भाई। तो sp3d के अंदर डी जेड स्क्वायर है। इसके लिए तुम्हारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मेनली रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। क्योंकि तुम्हें पता है जब दो डी आएंगे तो डी जनरेट वाले डी कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। और जब sp3d थे तो डी जनरेट वाले कौन से होते हैं, डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड। बोलो भाई। अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इथीन का बनना यहां आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाऊं। और जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करोगे, फ्रोजन रोटेशन, एरियल डिस्टेंस, वहां बड़ा काम आएगा ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। इथीन का बनना समझ में आ गया बच्चे। सबसे पहले sp2 हाइब्रिड, उसके बाद ये प्रमोट हो गया, कार्बन के 100% कंपाउंड प्रमोटेड है। फिर मिक्सिंग हो गई, जैसा हाइब्रिडेशन में बताया गया, एक एस दो पी। और जिसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ अनहाइब्रिड है, ये वाला। Sir. और वो अनहाइब्रिड वैसे की वैसे पड़ा हुआ है, और वो साइडवाइज ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बना लेगा, पाई। और इस वजह से इसमें फ्रोजन रोटेशन आ जाएंगे। फ्रोजन रोटेशन समझते हो ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो अब BF3 के बारे में सीखो। BF3 BCl3 BBr3 Bi3। सबसे पहले सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालो sp2। उसके बाद चेक करो इसकी ग्राउंड स्टेट की वैलेंसी कितनी है, एक, जबकि मोलिक्यूल में कितनी है, 3 3 3। और वही कंडीशन की प्रमोशन चाहिए कि नहीं, हाँ चाहिए। प्रमोट कराने के बाद इसके पास 3 अनपेड हो गए। अब अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड स्टेट इन सबकी मिक्सिंग करा दो। जब ये तीनों मिक्स होंगे तो एक बोरोन पे 3 ऑर्बिटल sp2 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 120 पे अरेंज हो जाएंगे। और एक खाली वाला ऑर्बिटल, याद करो पी ब्लॉक, जिसको हमें पढ़ना है इस 2-2.5 महीने के अंदर, ग्रुप नंबर 13 ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स। BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है बच्चे, बैक बॉन्डिंग। क्लियर ना। तो अब सोचो इसके पास ये एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, इसके पास ये लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो ये बैक डोनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा पी ब्लॉक में। अभी नहीं, बीच में कचरा करेंगे तब बताएंगे इसको। अभी फिलहाल बता रहा हूं किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है बी के sp2 से, बी के sp2 से 2p, बी के sp2 से 3p, बी के sp2 से 4p, बी के sp2 से 5p। Yes, sir. बता सकते हो सबसे धांसू वाला बॉन्ड कौन सा बना, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग,
BF3 में, और वहां तो बैक बॉन्डिंग भी हो गई, उसका एडिशन और हो जाएगा उसके अंदर ना। ये सारे डिस्कशन हमने कर लिए हैं, तो यहाँ कोई फंसने वाली बात है नहीं। अब ये इथाइन था, CO2 CH2 और BCl2, ये सारे sp हैं। तो अब तो तुम शार्पली उठा लोगे बातों को। तुम्हें पता है कार्बन के 100% कंपाउंड प्रमोटेड है, ठीक है। तो एक एस एक पी मिक्स हो गए, ये दो अनहाइब्रिड है, कार्बन के आउटर मोस्ट में एक एस तीन पी पड़े हुए हैं। मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं sp हाइब्रिडेशन करवाऊं, तो एक एस एक पी मिक्स हुए, दो अनहाइब्रिड रह गए। लिख के बताऊं इसको या समझ गए? ये कार्बन, ये 1s2, ये 2s1, ये 2px1, 2py1, 2pz1, just we want to make the ethine. What type of hybrid state? sp 1s 1p mixed together, they will form sp, second carbon sp। now इसके बाद ये दो दोनों पे क्या पड़े हुए हैं? अनहाइब्रिड। इस सेम px का px से, py का py से पाई पाई बॉन्ड बन जाएगा, और यहां हाइड्रोजन क्या बना लेगा? सिग्मा बॉन्ड। और ये भी सिग्मा बॉन्ड बन गया sp का। कहो तो वापस समझा सकता हूं सारा, बड़ी काम बढ़ आएंगे। बाद में जाकर परेशान बढ़ते हैं बच्चे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है ना, GOC, वहां उनको समझ ही नहीं आ रहा होता करना क्या है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, BeF2, BeCl2, कार्बन डाइसल्फाइड, सब में सेम हरकतें हो रही हैं। अब इसको चेक कर सकते हो। मैंने उन बच्चों को भी कहा था 1 मिनट लगाओ और इसको समझो, क्या ये सारा समझ में आ रहा है? BeF2 का, BeCl2 का, BeH2 का। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 0 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, अनपेयर्ड, तो इसकी वैलेंसी 0 होनी चाहिए, ग्राउंड स्टेट वैलेंसी। इसलिए सारे एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा बेरिलियम भी। बेरिलियम जब भी कंपाउंड बनाएगा ऑलवेज इन एक्साइटेड स्टेट। BeF2, BeCl2, BeH2 समझ में आता है आपको? लो जी, कौन सा डी इन्वॉल्व, ये भी परसेंटेज ऑफ एसपीडी, ये क्वेश्चन भी आते हैं। बच्चों को बताया कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरली बच्चे पूछते हैं। शेप ज्योमेट्री का, आइसोलोबल का, बॉन्ड एंगल का, क्लियर ना। फिर PCl5 और SF6 और IF7, ये देखो बच्चे, PCl5 में sp3 डी हाइब्रिड स्टेट, SF6 में sp3d2, IF7 में sp3d3। प्रमोशन चाहिए क्या? ग्राउंड 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 के अनपेयर्ड 3, 2 और 1 है। PCl5 के फॉस्फोरस में ग्राउंड में 3 है, वैलेंसी 5 बनानी है। SF6 में 2 है, वैलेंसी 6 बनानी है। IF7 में 1 है, वैलेंसी 7 बनानी है। तो सभी में क्या चाहिए? प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। उसके बाद जैसा हाइब्रिड स्टेट था, 1s 3p 1d। अब एक नया क्वेश्चन निकल आया, हाउ मेनी डी आर एम्प्टी? हाउ मेनी डी आर एम्प्टी? सुनो, sp3d, PCl5 में सीख रहा हूं, तो 1s 3s हो गया, 3p ये अनपेड हो गए। एक्साइटेशन के बाद 5d में से आउट ऑफ 5d 1d भरा हुआ है, तो हाउ मेनी डी आर एम्प्टी? 4। यहां बच्चों को सिंपल सा ट्रिक बता दिया था, जब sp3d हो तो एक के अलावा जो बच गए वो सारे के सारे एम्प्टी हैं। जब sp3d2 हो तो 2 के अलावा जितने बच गए वो एम्प्टी हैं। और जब sp3d3 हो, 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 एम्प्टी हैं। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको एग्जाम्स में। PCl5 SF6 IF7 बनाना आ गया बच्चे। कौन कौन से डी यूज हो रहे हैं, कितने डी खाली पड़े हुए हैं, एक्साइटेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, आइसोलोबल है कि नहीं है, ये सारी बातें आपको वहां काम आनी है।
उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और बना, वो था हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स इन द SF6, बताएगा कोई? हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स इन द SF6? ये SF6 बना हुआ है बच्चे, sp3d2। सर 12, 4 तो अपर साइड में मिलेंगे, 4 डाउन साइड में मिलेंगे और 4 प्लेन में मिलेंगे, 4 इन द प्लेन। किसी को समझना हो तो मैं इस पे बना सकता हूं बोर्ड पे। 12 90 डिग्री एंगल्स आर इन द SF6, कोई समझना चाहता है इसको? पक्का? हाउ मेनी 180 डिग्री एंगल्स इन द SF6? 1 2 3, हाँ 4 कहाँ है? 4 कहां से दिखा बच्चे? क्लियर? 1 2 3, फिर समझाऊं? 1 2 3, तो क्वेश्चन आएगा 90 डिग्री एंगल्स आर 12, 180 डिग्री एंगल्स आर 3। ठीक है जी, तो इस पे कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मेरे से इमीडिएटली डिस्कशन हो सकता है। लो जी, इसके बाद शुरू हो जाएगा फिर आपका VSCPRT। ठीक है, VSCPRT से हम शेप समझते हैं एक्चुअल में। तो एक दो लाइनें पढ़ाकर कल हमारा टारगेट डाइपोल मोमेंट का और VSCPRT का, फिर आप क्वेश्चन पूछ लेना जितने आपने किए होंगे। ठीक है, वैसे तो पहले 2 दिन ही डिसाइड किए थे, तीसरा दिन बाद में जोड़ दिया गया। फिर मैं आपको पढ़ाता ही 3 चीजें, एक हाइब्रिडेशन पढ़ाता, एक डाइपोल मोमेंट पढ़ा देता, क्लियर ना, एक MOT पढ़ा देता आपको मैं। बच्चे सुनो, VSCPRT की बात हो रही है, वैलेंस शेल VS, EP इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं? 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 टाइप के, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर समझते हो ना, 2 बॉन्ड्स के बीच में बना हुआ। लोन पेयर समझते हो ना, जिसने बॉन्ड नहीं बनाया अभी तक। अब सोचो, जब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो अट्रैक्शन तो हो नहीं सकता ना, जब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो अट्रैक्शन तो हो नहीं सकता ना, क्या होगा बच्चे उनमें? रिपल्शन। तो इसलिए मैंने इनका नाम क्या रखा हुआ है? दिस इज अ थ्योरी अबाउट द रिपल्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर इन द आउटरमोस्ट शेल। फिर सुनोगे, VSCPRT पढ़ क्यों रहे हो? बच्चा मेरे से पक्का पूछेगा। तो मैंने कहा मैं आपको ये बताना चाहता हूं शेप क्या है। अभी तक तो मेरे को समझ में आ गया कि हाइब्रिड सेट sp3, टेट्राहेड्रल sp2, प्लेनर sp, लीनियर sp3d, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल sp3d2, ऑक्टाहेड्रल sp3d3, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछेगा कि SF4 समझाओ तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो उसको समझाने के लिए मुझे किसका सपोर्ट लेना पड़ेगा? VSEPRT, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, थ्योरी अबाउट द रिपल्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर इन द आउटरमोस्ट शेल। बात क्लियर हुई तो हम क्लास फ्री करेंगे भाई। नींद में लग रहे हो लगता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं भाई कल। VSCPRT इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। फिर आपको गैप भी मिल जाएगा टेस्ट तक ना। आई थिंक कल हो रही है 5 6 7 8, 3 दिन का गैप मिलेगा।